नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित चिन्हन औजार मार्किंग टूल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मार्किंग क्या है? मार्किंग का तात्पर्य किसी रॉ मटेरियल पर, किसी भी कच्चे माल पर उत्पादन क्रिया से पूर्व मतलब उसे बनाने से पहले किसी नमूने अथवा प्रतिरूप को बनाने से है। मतलब दी गई ड्राइंग जैसा हमें जॉब बनाने के लिए बोला जाएगा कि कितना उसका एंगल रखना है, कहाँ से कट लगाना है, कहाँ ड्रिल करना है, कहाँ टैपिंग करनी है, यह जो हमें नमूना अथवा वो दिया जाएगा, ड्राइंग दी जाएगी, उसको रॉ मटेरियल या कच्चे माल पर बनाने को चिन्हन या मार्किंग कहते हैं। अब मार्किंग करने के लिए हमें कुछ औजारों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम चिन्हन औजार कहते हैं। किसी मार्किंग मैकेनिक द्वारा वर्कशॉप में पदार्थ की यथार्थ मार्किंग के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें चिन्हन औजार कहते हैं। आज हम कुछ चिन्हन औजारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले नंबर पर आते हैं चिन्हन औजार में मार्किंग ऑफ टेबल, दूसरा सरफेस प्लेट, तीसरा एंगल प्लेट, चौथा वी ब्लॉक, पांचवा स्क्राइबर, छठवां डिवाइडर, सातवां ट्रेमल और 8वें नंबर पर आता है जैनी कैलिपर, 9वें नंबर पर आता है मार्किंग ब्लॉक जिसे हम स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है और अंतिम पंच आते हैं। अब हम इनके एक एक मार्किंग टूल के बारे में जानेंगे। मार्किंग ऑफ टेबल, यह कास्ट आयरन की मशीनिंग की गई समतल वर्गाकार या आयताकार प्लेट होती है जिसके कोर का मतलब यहाँ पर कोने, जिसके कोने 90 डिग्री होते हैं। इसे एंगल आयरन के बने स्टैंड पर रखा जाता है। अब यहाँ पर फिगर दिया गया है मार्किंग ऑफ टेबल का। यह कास्ट आयरन का बना हुआ हिस्सा होता है जिसे मशीनिंग किया गया होता है, समतल एक्यूरेट साइज पर बनाया गया है और यह वर्गाकार या आयताकार दोनों तरीके का हो सकता है। इसके कोने 90 डिग्री पर बने होते हैं। ये कोने 90 डिग्री पर बने होते हैं। इसे एंगल आयरन के बने स्टैंड पर रखा जाता है। यह एंगल आयरन का बना हुआ स्टैंड होता है। इस पर हम जाप को रखकर और एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गेज आदि के सहारे से उस पर मार्किंग का कार्य करते हैं। अगला आता है इसी सीरीज में सरफेस प्लेट। यह कास्ट आयरन की बनी हुई ढली हुई प्लेट होती है और कई बार प्रयोग के लिए अनुसार, उपयोगिता के अनुसार इसे नॉन मेटल का भी बनाया जाता है। यह कास्ट आयरन की मुख्यतः रूप से बनी हुई मिलती है। साधारण तौर पर कास्ट आयरन की ही बनाई जाती है। विशेष कार्यों के लिए नॉन मेटल की बनाकर प्रयोग की जाती है। यह 50 गुणे 50 वर्ग सेंटीमीटर एवं 100 गुणे 100 वर्ग सेंटीमीटर में मिलती है, जिसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आवश्यकता के अनुसार हम इसका चुनाव करते हैं। अब कास्ट आयरन के प्रकार में आते हैं। पहले नंबर पर आता है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की बनी हुई होती है और इसकी सतह को, ऊपरी सतह को फाइन ग्रेड पर फिनिश किया गया होता है और इसका प्रयोग हम आमतौर पर हर वर्कशॉप पर प्रयोग करते हैं। इस पर हम जाप के रखकर मार्किंग का कार्य भी कर सकते हैं और उसकी सतह परिष्करण की भी जांच कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर का 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट फाइन ग्रेड में तैयार की गई होती है अपेक्षाकृत कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई होती है। पत्थर की बनी होने की वजह से यह भंगुर होती है। भंगुर होने की वजह से इस पर हम
पंचिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। ग्लास सरफेस प्लेट ग्लास की बनी हुई होती है और यह फाइन ग्रेड पर तैयार की गई होती है अपेक्षाकृत कास्ट आयरन ग्रेनाइट के, और इस पर हम पंचिंग का कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो सरफेस प्लेट की शुद्धता में कमी आ जाएगी। अगला आता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। अगले नंबर चौथे नंबर पर आती है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट वर्कशॉप पर मार्किंग टूलों या मेजरिंग टूलों की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है और जाब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर 5वें नंबर पर आती है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट मुख्यतः सभी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे जाब की मार्किंग करने के लिए, जाब की पंचिंग करने के लिए और ट्राई स्क्वायर की 90 डिग्री चेक करने के लिए और जाब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए। अब अगला आता है 6वें नंबर पर मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट बनाने वाली कंपनियों में प्रयोग की जाती है। बनाई हुई सरफेस प्लेटों की फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम मास्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में अगला मार्किंग टूल आता है एंगल प्लेट। यह एक कास्ट आयरन की 90 डिग्री कोण पर बनी एवं बाहरी सतह मशीनिंग की हुई एक प्लेट होती है, जिसका प्रयोग किसी जाब की मार्किंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका साइज लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से लिया जाता है। यह 5 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर आती है ठोस एंगल प्लेट। ठोस एंगल प्लेट कास्ट आयरन की बनी हुई दो भुजाओं को 90 डिग्री पर खड़ा करके, एक दूसरे के 90 डिग्री पर खड़ा करके बनाया गया हुआ होता है। इसकी बाहरी सतह, एक ये सतह और ये निचली सतह को मशीनिंग करके एक्यूरेट साइज पर फिनिश किया जाता है। इसे सरफेस प्लेट पर रख के और यहाँ पर आयताकार जाब को यहाँ पर सपोर्ट देके उस पर सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज की सहायता से मार्किंग का कार्य करते हैं। अगला आता है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। एडजस्टेबल एंगल प्लेट ये फिगर है और ये 2 भागों में बनी होती है, जिसे दोनों भागों को नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा गया होता है। इस पर स्लॉट कटे होते हैं जिन पर जाब को बांधकर हम इसे 180 डिग्री में कहीं पर भी सेट करके जाब पर मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। अगला आता है तीसरे नंबर पर बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट ये है, यह बॉक्स की तरीके से बनी होती है। एक साइड पर इसके टी स्लॉट कटे होते हैं जिस पर हम जाब को बांधते हैं और इस पर जाब को बांधकर मार्किंग अथवा मशीनिंग का कार्य कर सकते हैं। अगला आता है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। अगली आती है, यह फिगर है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट का। यह ठोस एंगल प्लेट की तरीके से बनी होती है। फर्क इतना होता है कि इस पर स्लॉट कटे होते हैं जिस पर हम जाब को नट बोल्ट की सहायता से सपोर्ट देकर इस पर बांधते हैं और फिर मार्किंग या मशीनिंग की क्रिया करते हैं। अगला आता है स्वीबल बेस एंगल प्लेट। 5वें नंबर पर है स्वीबल बेस एंगल प्लेट। यह है स्वीबल बेस एंगल प्लेट। इसको इसलिए कहा गया, इसके बेस के ऊपरी हिस्से को, इसको हम, ये देखिए अंशांकन भी किया गया है डिग्री का, इसको हम 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं और इस पर हम जाब को बांधकर और इसके बेस को हम मशीन के बेड पर बांधकर मशीनिंग क्रिया अथवा मार्किंग क्रिया कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला मार्किंग टूल आता है वी ब्लॉक। बेलनाकार या गोल जाब मतलब सिलेंड्रिकल जाब के मार्किंग एवं मशीनिंग करते समय सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। साधारणतः वी ब्लॉक कास्ट आयरन की बनी होती है। कास्ट आयरन की बनाकर और इसे मशीनिंग क्रिया के द्वारा फिनिश करके एक्यूरेट साइज पर तैयार किया जाता है। फाइन ग्रेड पर इसे बनाया जाता है। वी ग्रुप का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका जो वी ग्रुप का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आवश्यकता पड़ने पर बड़े जाबों के लिए,
बड़े साइज के जाबों के लिए हम यह एंगल 120 डिग्री तक रख सकते हैं। वी ब्लॉक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन वी ब्लॉक। प्लेन वी ब्लॉक का यह फिगर है, ऐसा बना होता है या जोड़े में मिलते हैं। इस पर हम यह वी स्लॉट कटा होता है, ग्रुप कटा होता है। वी ग्रुप को 90 डिग्री का बनाया जाता है और इसकी बाहरी सतहों को मशीनिंग करके अच्छे ग्रेड पर फिनिश किया जाता है और इस पर हम जाब को सपोर्ट देके मार्किंग का कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोल जाब को बांध सपोर्ट देकर हम उस पर मार्किंग या मशीनिंग की क्रिया कर सकते हैं। अगला आता है चुंबकीय ब्लॉक, वी ब्लॉक। चुंबकीय वी ब्लॉक या चुंबकीय वी ब्लॉक है। इस पर अंदर एक मैग्नेट लगा होता है जिसको ऑन कर, ये ऑफ और ऑन का स्विच लगा है, जिसको ऑन करने पर इसका बेस सरफेस प्लेट पर या मशीन के बेड पर आसानी से चिपक जाता है और फिर यह हिलता नहीं है, जिसके कि जाब की शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है। अगला आता है क्लैंप सहित वी ब्लॉक। क्लैंप सहित वी ब्लॉक जिस वी ब्लॉक पर सी क्लैंप का प्रयोग करके जाब को बांधा जाता है वह क्लैंप सहित वी ब्लॉक कहलाता है। यह प्राय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, जैसे ये फिगर है, यह पहला है सिंगल ग्रुप, मतलब एक ग्रुप, ये वी आकार का एक ग्रुप और सिंगल स्लॉटेड, यह सिंगल स्लॉट है, एक इधर एक इधर, ये सिंगल स्लॉट है, एक साइड पर एक ही स्लॉट कटा होगा, इसलिए इसका नाम है सिंगल ग्रुप, सिंगल स्लॉटेड वी ब्लॉक। अगला होता है सिंगल ग्रुप, या फिगर में देखो सिंगल ग्रुप और डबल स्लॉटेड, यह डबल स्लॉट कटे हुए वी ब्लॉक। अगला आता है सिंगल स्लॉटेड और डबल ग्रुप। सिंगल स्लॉट ऐसे ही कटा होगा और बस ग्रुप उसमें डबल होंगे, नीचे भी एक वी ब्लॉक, वी ग्रुप काटा गया होता है। और फिर आता है युग्म क्लैंप सहित वी ब्लॉक। क्लैंप सहित युग्म वी ब्लॉक जो लंबे सिलेंड्रिकल जाब को सपोर्ट देने के लिए जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, वही युग्म क्लैंप सहित वी ब्लॉक कहलाते हैं। अगला आता है मार्किंग टूल स्क्राइबर। स्क्राइबर किसी धात्विक कार्यखंड पर लाइन खींचने वाला, दोनों सिरे पर नुकीला हाई कार्बन स्टील औजार है और जिसको बाद में बनाने के बाद हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। इसके दोनों सिरे आयल स्टोन पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पेपर पर अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है, मार्किंग करनी है, तो हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। वैसे ही किसी धात्विक कार्यखंड पर अगर हमें मार्किंग करनी है, लाइनें खींचनी है, तो हमें स्क्राइबर का प्रयोग करना पड़ता है। यह मेटल वर्कशॉप में यह एक पेंसिल का ही कार्य करता है। इसकी ये 4 प्रकार का होता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर, जो कि ये पहला फिगर है, एडजस्टेबल स्क्राइबर। इस पर यह एडजस्टेबल नट लगा होता है जिसको ढीला करके हम इस पिन को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। इसे हम पॉकेट स्क्राइबर के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है सीधा स्क्राइबर। यह सीधा स्क्राइबर पॉकेट स्क्राइबर की तरीके से ही बना होता है। फर्क इतना होता है कि इसमें एडजस्टेबल नट नहीं होता और इसके पॉइंट को, इसको आगे अगले सिरे को, नुकीले सिरे को अंदर बाहर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगला आता है मुड़ा स्क्राइबर। यह मुड़ा स्क्राइबर है, तीसरा फिगर मुड़ा हुआ स्क्राइबर। इसका एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। अगला आता है ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर, यह जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है यह ऑफसेट स्क्राइबर है। यह पूरा ऑफसेट स्क्राइबर, यहां से ऐसे होते हुए ये यहां तक आया है, यह ऑफसेट स्क्राइबर है। इसका प्रयोग हम वर्नियर हाइट गेज पर असेंबल करके बांधकर इससे मार्किंग का कार्य करते हैं। अगला मार्किंग टूल आता है हमारा डिवाइडर। डिवाइडर माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का हार्ड और टेम्पर्ड किया हुआ प्रकार के समान, मतलब कंपास की तरीके से बना हुआ समान लंबाई वाली 2 टांगों वाला औजार है। 2 टांगों को मिलाकर एक रिविट के द्वारा जोड़कर
इसे बनाया जाता है। जैसे कि अभी तक हम लोग अपने पेपर पर ड्राइंग बनाते समय या कोई चित्र बनाते समय हम वृत्त खींचने के लिए, चाप लगाने के लिए या किसी सीधी रेखा को दो बराबर या दो से अधिक बराबर भागों में बांटने के लिए हम जिस प्रकार का प्रयोग करते हैं, वैसे ही किसी मेटल पर यह सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यह प्रायः 100 mm, 150 mm और 200 mm की लंबाई में मिलते हैं। इनकी लंबाई को हम रिविट के सेंटर से इनके पॉइंट तक की बीच की दूरी से ज्ञात करते हैं। इसपे भी इसके पॉइंट पे धार लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें आयल स्टोन का उपयोग करना होता है। अब यह दो प्रकार के बाजार में उपलब्ध होते हैं। पहला रिविट टाइप डिवाइडर, दूसरा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। रिविट टाइप डिवाइडर यह है जिस पर एक रिविट लगाकर दोनों टांगों को जोड़ा गया होता है, और दूसरा आता है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर में दोनों टांगों के ऊपरी सिरे पर ग्रूव काटकर उस पर स्प्रिंग स्टील की बनी हुई एक गोल रिंग टाइप की पट्टी लगा दी जाती है और दोनों टांगों के बीच में एक रिविट का लगाकर सहारा दिया जाता है। इस पर फाइन एडजस्टिंग यूनिट लगाई जाती है, जिससे हम फाइन एडजस्टमेंट दे सकते हैं। अगला आता है मार्किंग टूल में ट्रेमर। बड़े आकार वाले जाप पर मार्किंग करने के लिए 15 से 50 सेंटीमीटर लंबी स्टील की राड पर दो खिसकने वाले हेड होते हैं, जिनका निचला सिरा नुकीला होता है तथा ऊपर क्लैंपिंग नट लगा होता है। इसमें माप भरने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह इनडायरेक्ट मार्किंग टूल या मेजरिंग टूल कह लो है, इसलिए हम इस पर स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, इस पर दोनों की बीच दूरी भरने के लिए। अब देखिए जैसे आते हैं, इसकी कहता है 15 से 50 सेंटीमीटर लंबी स्टील की राड पर दो खिसकने वाले हेड होते हैं। अब आइए देखें, यह स्टील की राड है पूरी, जिस पर यह दो खिसकने वाले हेड है, एक यह और यह तीसरा यूनिट लगा हुआ है, यह फाइन एडजस्टिंग यूनिट लगा हुआ है। इस पर ये क्लैंपिंग नट लगे हुए हैं, तीनों हेडों पर क्लैंपिंग नट लगे हैं, जिनको टाइट करके हम इन्हें राड पर फंसाते हैं। और ये इनकी पिने हैं, पॉइंट हैं, जो कि नुकीले होते हैं, और इन्हीं के बीच में हम माप को भरते हैं। इसका प्रयोग हम शीट मेटल वर्कशॉप में करते हैं और बड़े वृत्त खींचने के लिए, चाप लगाने के लिए आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह डिवाइडर का बृहद रूप है, बड़ा रूप है। अगला आता है जैनी कैलिपर। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी हुई तथा दूसरी सीधी नोकदार होती है। अब आप देखिए, इसकी एक टांग अंदर की ओर मुड़ी हुई, ये देखिए अंदर की ओर मुड़ी हुई ये, और एक टांग बिल्कुल सीधी नुकीली होती है, ये दूसरी टांग सीधी और नुकीली होती है। इसका प्रयोग समांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी जाप पर हम इसकी मुड़ी हुई टांग को एक साइड पर फंसाकर और इसके नुकीले सिरे से समांतर रेखाएं खींचते हैं, और किसी गोल जाप पर, सिलेंड्रिकल जाप पर इस टांग को उसकी एक भुजा मतलब बाहरी साइड पर फंसाकर, और इससे हम उसके सेंटर को ज्ञात करते हैं, नुकीले सिरे के। इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं। जैनी कैलिपर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जैनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और आडलेक कैलिपर, और हम इसे लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के, अपनी बनावट के अनुसार इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। फिक्स्ड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, यह फिगर है फिक्स पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इसका पॉइंट फिक्स है, इसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगला आता है एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, यह फिगर है एडजस्टेबल। इसका देखो यहाँ पर एडजस्टेबल नट लगा हुआ है, इसको ढीला करके हम इसकी पॉइंट को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगला आता है हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जैसा कि फिगर में मैं
ये यहाँ देखो ये हील बना हुआ है, इसको हम किसी भी स्लॉट पर फंसाकर या किसी जाप की साइड पर फंसाकर समांतर रेखाएं आसानी से खींच सकते हैं, इसलिए इसको हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहा जाता है। अगला आता है कि मार्किंग या स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग किसी जाप की विभिन्न ऊंचाइयों पर समांतर लाइनें खींचने के लिए, समतलता चेक करने के लिए एवं लेथ मशीन के फोर जाचक में जाप को सेंटर पर बांधने के लिए किया जाता है। इसका सरफेस गेज, इसको हम सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक एवं स्क्राइबिंग ब्लॉक के नामों से जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक, जो कि ये फिगर है फिक्स मार्किंग ब्लॉक का। इसके बेस में स्पेंडल फिक्स होता है, इसको किसी भी एंगल पर हम घुमा नहीं सकते हैं। इस पर बेंट स्क्राइबर, मुड़ा हुआ स्क्राइबर लगा हुआ होता है, जो स्लाइडिंग यूनिट पर आसानी से ऊपर नीचे इसके स्पेंडल पर खिसकता है। इसका प्रयोग हम सरफेस प्लेट पर रख के मार्किंग का कार्य करने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक, अगला नंबर आता है दूसरा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। यह दूसरा फिगर है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का। इसके बेस पर स्पिंडल को इस लॉकिंग नट से, एडजस्टिंग नट से एडजस्ट करके, ढीला करके हम इसे 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। इसके स्पिंडल को, इस स्पिंडल को 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। इस पर एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, जो कि रॉकर आर्म की सहायता से इसके स्पिंडल को फाइन एडजस्टमेंट देता है। अगला मार्किंग टूल आता है पंच। जाप की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। हम जब पहले मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी जाप पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। मार्किंग मीडिया का लेप लगाने के बाद डिवाइडर, कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, स्क्राइबर, स्क्राइबिंग ब्लॉक, वर्नियर आदि की सहायता से हम उस पर मार्किंग करते हैं, दी गई ड्राइंग का प्रतिरूप उतारते हैं। अगर हम उसे ऐसे ही जाप को पर कटिंग या मशीनिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो कूलेंट पड़ने की वजह से या ऐसे ही लुब्रिकेंट पड़ने की वजह से उसकी मार्किंग मीडिया खराब हो जाएगी और मार्किंग स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, जिससे जाप एक्यूरेट साइज पर नहीं बनेगा। इसलिए मार्किंग किए गए जाप को स्थायी मार्किंग पर परिवर्तित करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। और जो पंच के द्वारा क्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है, उसे हम पंचिंग कहते हैं। पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इन पॉइंटों को हार्ड व टेम्पर्ड कर दिया जाता है। पंच प्रायः 9 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर आता है डाट पंच। यह हमारा पहला फिगर है डाट पंच। ये फेस है और ये नर्लिंग किया हुआ भाग इसका हाथ से पकड़ने के प्रयोग में आता है। अगला आता है इसका यह पॉइंट, जो कि 60 डिग्री का होता है। सेंटर पंच अगला नंबर है। तो सेंटर पंच डाट पंच के तरीके से बना होता है, बस इसके पॉइंट का डिग्री बढ़ा दी जाती है, कोण बढ़ा दिया जाता है, जो कि 90 डिग्री पर होता है। इसका प्रयोग हम किसी जॉब पर ड्रिल करने से पहले ड्रिल के कटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए, उस जगह पर गहरा निशान बनाने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अगला आता है प्रिक पंच। तीसरे नंबर पर प्रिक पंच। प्रिक पंच का प्रयोग हम प्रिक पंच के इस पॉइंट का कोण 30 डिग्री होता है। इस कारण इसका प्रयोग हम सॉफ्ट मेटल पर पंचिंग करने के लिए करते हैं, जैसे पीतल, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अगला आता है पिन पंच। यह चौथा फिगर है पिन पंच। इसमें पॉइंट नहीं होता है, नुकीला पॉइंट नहीं होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी की को निकालने या पिन को किसी भी होल पर फंसी हुई पिन को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है बैल पंच। बैल पंच यह फिगर है, यह एक घंटी नुमा बना होता है, जिस पर एक पंच बीच में लगा होता है। इस पंच पर हैमर का प्रयोग करके किसी गोल
सिलेंड्रिकल जाब के सेंटर ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच यह फिगर है। यह इसका प्रयोग करने के लिए हमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर स्प्रिंग लगी होती है, इम्पैक्ट हैमर अंदर लगा होता है, इम्पैक्ट शाफ्ट होती है और हाई कार्बन स्टील का आगे पंच लगा होता है। यह भी सॉफ्ट मेटल पर पंचिंग करने का काम करता है। अगला आता है सॉलिड पंच। यह स्टार्टिंग पंच या सॉलिड पंच के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग हम किसी भी सीट वर्कशॉप में सीट पर होल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है हालो पंच। हालो पंच भी स्टार्टिंग पंच के तरीके से होल बनाने का कार्य करता है। यह सॉफ्ट मेटल पर या लेदर पर, नायलॉन पर आदि के पटों पर होल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पंच आता है नंबर पंच। नंबर पंच और लेटर पंच। लेटर पंच, नंबर पंच का प्रयोग हम तैयार हुए जाब पर रोल नंबर या उस जाब का नाम, सीरियल नंबर आदि डालने के लिए हम नंबर पंच और लेटर पंच का प्रयोग करते हैं। आज हम लोगों ने मार्किंग टूल के बारे में जाना कि मार्किंग क्या है, मार्किंग के लिए कौन कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं और वो टूल कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ये इसके बारे में आज हमने जाना। इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप लोगों को www.google.com और निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक और विकिपीडिया में जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने चिन्हन औजार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।